तो इसमें इनका दोष नहीं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। महिला सम्मान की बात जरूर करते हैं, लेकिन महिला को सम्मान नहीं मिलता इनके यहाँ पर। उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार एक भी रोजगार का या व्यापार का अवसर बढ़ा नहीं पाई। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना शुरू की, विश्वकर्मा योजना शुरू की, वो देश में बड़ी मात्रा में लोगों को स्वयं के रोजगार से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी है। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार एक भी रोजगार का या व्यापार का अवसर बढ़ा नहीं पाई। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना शुरू की, विश्वकर्मा योजना शुरू की, वो देश में बड़ी मात्रा में लोगों को स्वयं के रोजगार से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी है। देश में प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति बन सकता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, जिनसे हम चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, सबसे पहले तो 5 जनवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? चुनाव अपनी चरम सीमा पर आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो आम मतदाता है वो खुलकर के समर्थन कर रहा है भाजपा का, क्योंकि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम और काम के परिणामों से विश्वास और विकास की बहुत बड़ी रेखा खींच दी है, जिसके आसपास भी अभी दूर तक कोई न तो कोई पार्टी है और ना कोई उम्मीदवार है। इसलिए हम चांदनी चौक का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से जो क्षेत्र की समस्या है वो तो है ही, लेकिन क्षेत्र से बड़ी इस देश की समस्याएं हैं। ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव मूल रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहता है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का है। इसलिए भारत आने वाले 5 वर्षों में पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बने, भारत विश्वगुरु बने और भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बने, इस विज़न को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। मूल रूप से ये चुनाव देश के विकास और विश्वास पर केंद्रित रहने वाला चुनाव है और यही मुद्दे हैं। अपने प्रतिद्वंदी जेपी अग्रवाल जी को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? जेपी अग्रवाल जी हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन चुनौती जैसी चीज़ कोई नहीं है। जेपी अग्रवाल जी पिछले 25 सालों से चांदनी चौक से दूर रहे हैं। चांदनी चौक में 25 वर्षों तक ना उनका कुछ आता था ना पता था। अब वो उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं और वो भी चुनाव एक ऐसी पार्टी की बैसाखियों पर उसकी जूनियर टीम बन करके, जिस पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े आरोप पत्र निकाले थे और ये कहा था कि इनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी देखो आप, कि क्योंकि उनकी ज़मीन नहीं है, उनका आधार नहीं है, तो कुछ दूसरे ऐसे लोगों के कंधे पर चढ़ करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं जिनका आधार उनका भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के चुनौती कोई नहीं है। चुनाव हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। जेपी अग्रवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है अभी एक इंटरव्यू में कि मौजूदा सरकार ने महंगाई पर गंभीरता नहीं दिखाई है, घर का बजट बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आप अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार हैं। जी को महंगाई इस समय याद आ रही है, पिछले इतने सारे दिनों में कहाँ थे? और देखिए, महंगाई अगर है तो इसका मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ी है तो किसने बढ़ाई परचेजिंग पावर? वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाई। तो महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव का। अब क्योंकि कांग्रेस के मित्रों के पास कोई विरोध करने का मुद्दा नहीं है, उनका अपनी कोई नीति नहीं है, वो दिशा भ्रम में है,
उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं, जबकि हमारे पास तपाए नेता हैं, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है और हम काम करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए चुनाव हम जीत रहे हैं। अगर आप सांसद बनते हैं और सरकार पूछे आपसे कि बताइए खंडेलवाल जी, रोजगार बढ़ाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें व्यापार के नए अवसर बढ़ाने होंगे। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार एक भी रोज़गार का या व्यापार का अवसर बढ़ा नहीं पाई। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना शुरू की, विश्वकर्मा योजना शुरू की, वो देश में बड़ी मात्रा में लोगों को स्वयं के रोजगार से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी है। और हम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी योजनाओं को घर घर लेकर के जाएंगे। जिसको रोज़गार चाहिए उसको रोज़गार मिलेगा, जिसको व्यापार चाहिए उसको व्यापार मिलेगा, जिसको अपनी स्किल डेवलप करनी है उसकी स्किल डेवलप होगी, जिसके पास आइडियाज़ हैं ऐसे स्टार्टअप की हम हैंड होल्डिंग करेंगे तो अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है और हम सब कार्यकर्ता उस विज़न के रूप में काम करेंगे। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिनके बारे में आपने सोच रखा होगा कि अगर हम सांसद बनते हैं तो प्राथमिकता के साथ इन कार्यों को करेंगे, वे कौन से कार्य हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, ये चुनाव लोकसभा का है, मुद्दे भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं। फिर भी जब आपने पूछा है तो पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक के पूरे क्षेत्र को पूर्ण रूप से उपेक्षित रखा है। बिजली के लटके तारों की समस्या है, चांदनी चौक में लोडिंग अनलोडिंग की समस्या है, गंदा पानी, लोगों को या तो पानी नहीं मिलता है तो गंदा मिलता है। मेरे क्षेत्र में 2-3 नहर हैं, वो नाले बन गए हैं, बिजली आती नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक अपनी चरम सीमा पर है, पार्किंग के चार्जेस देने के बाद भी ना तो दिल्ली सरकार ना दिल्ली नगर निगम पार्किंग के स्थान उपलब्ध करा पाई है। तो समस्याएं अनंत हैं यहाँ पर। लेकिन हमने ये तय किया कि चुनाव में विजय होने के पश्चात हम सब भाजपा के कार्यकर्ता एक टीम के रूप में काम करेंगे और एक एक करके एक एक समस्या का समाधान करेंगे। मैंने कई व्यापारियों से भी बात की थी, कुछ मुद्दे को लेकर जीएसटी में भी कह रहे थे कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, धीरे धीरे समझ में आ रही थी। आपको क्या लगता है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो व्यापारियों के हित में कोई सलाह देंगे सरकार को या फिर कोई फैसला लेने के लिए कहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं कि जब कोई एमपी बनता है तो वो एक वर्ग का एमपी नहीं बनता, वो पूरे क्षेत्र का एमपी बनता है। बट हाँ, क्योंकि मैंने व्यापारी क्षेत्र में काम किया है तो व्यापारी समस्याओं को मैं भली भांति समझता हूँ। जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन पर हम सब लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें हैं, जो जीएसटी काउंसिल है, वो एक एक समस्या के प्रति गंभीर है। इसीलिए हम 1400 से ज़्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में करा पाए। तो समय समय पर जीएसटी को सिंप्लीफाई भी किया जाएगा, रैशनलाइज भी किया जाएगा और जो ऐसे कानून व्यापारियों पर लगे हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं, हमने पहले भी सरकार से वो कह कर के कानून हटवाए हैं। हम फिर एक बार दोबारा सरकार से बात करेंगे। तो कोई भी वर्ग मेरे इलाके का होगा, मेरे क्षेत्र का होगा, मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगा, ये मैंने सबको विश्वास दिया है। राहुल गांधी ने एक वादा किया है अभी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो हर गरीब महिला के खाते में हर माह 8,500 रुपये दिए जाएंगे। इस उनके वादे पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि राहुल गांधी सत्ता में आ ही नहीं रहे, इसलिए वादा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो 8.5 उन्होंने कम कहा, उनको कहना चाहिए था कि हम 50,000 रुपये देंगे, क्योंकि दूर दूर तक राहुल गांधी सत्ता में आ जाएं यह असंभव है। देश की जनता राहुल गांधी को एक सिरे से नकार चुकी है। राहुल गांधी अब तक कम से कम 10 बार लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन हर बार लॉन्च हो करके उनकी मिसाइल वापस आ जाती है। उनको स्वयं नहीं पता कि आलू से सोना कैसे बनेगा। हम सब जानते हैं उन्होंने कहा कि आलू से सोना बनेगा,
तो ऐसे बहुत सारे उनके जो कथन हैं उससे पता लगता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो पता नहीं कौन उन्हें कहता है, उनका दिमाग कम से कम वो कहने पर नहीं है। मतलब आप, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी, मेरे ख्याल से ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। देश में प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति बन सकता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इंडी गठबंधन कितना सफल होगा, क्या लगता है? ये कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन का मतलब होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। क्या इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? एक ही प्रोग्राम, मोदी विरोध। दिल्ली में दोनों एक दूसरे के आप और कांग्रेस एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, और वही नेता पंजाब में जाकर के एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। वो कहता है ये चोर है, वो कहता है ये चोर है, और दोनों चोर मिलकर के मौसेर भाई बन करके दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। जनता बेवकूफ़ है क्या? जनता नहीं जानती क्या? जनता सब जानती है, जनता सब समझती है, और 25 मई को जनता उसका ठोक करके जवाब देने वाली है। प्रवीण जी, एक सवाल, जब आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी हमेशा यही कहती है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बात करती है। अभी आपकी राज्यसभा सांसद के साथ सीएम हाउस में बेरहमी से मारपीट की गई है। क्या सोचते हैं, जो अपनी सांसद के साथ ऐसा बदसलूकी कर सकता है, आम महिला के साथ क्या ये करेगा? बताता है कि अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। ये पहली बार नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो आज से कुछ साल पहले दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ भी यही किया गया था, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर तोड़फोड़ भी इन्हीं लोगों ने करी थी। ये फासिस्ट लोग हैं, तो ये ऐसा करते हैं, तो इसमें इनका दोष नहीं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। महिला सम्मान की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन महिला को सम्मान नहीं मिलता इनके यहाँ पर। और स्वाति मालीवाल के प्रकरण ने इनका जो घिनौना चेहरा था वो जनता के सामने आ गया कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हो। जी प्रवीण जी, अब अंतिम सवाल आपसे यही है कि 25 तारीख को मतदान है, उससे पहले आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता या फिर देश की जनता से कोई संदेश देना चाहें तो? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वोट देने से पहले एक बार जरूर अपने मन की आत्मा से पूछें कि आपके वोट का सही अधिकारी कौन है। वो व्यक्ति जिसने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली और अपने आप को देश के लिए खपा दिया, तपा दिया, और आज भी उनको देश की चिंता है, या दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग। निर्णय जनता करेगी, और 4 जून को जब डब्बे खुलेंगे तो मेरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको भी रिजेक्ट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, 5 जनवरी को टाइम देने के लिए।